पदार्थ की अवस्था, ये अध्याय से अब हम आ गए हैं इस अध्याय के आदर्श गैस एवं आदर्श गैस समीकरण, इस टॉपिक में आ चुके हैं। ये भी एक गैस समीकरण है और ये जो है अब चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो नियम के बाद हम ये आ रहे हैं आदर्श गैस और आदर्श गैस समीकरण। आदर्श का मतलब होता है सभी परिस्थितियों में लागू होना, सभी परिस्थितियों में लागू होना। यानी कि जैसे कि एक आदर्श गांव का मतलब होता है कि वहां पर शौचालय होना, वहां हरे हरे खेत होना, हरे हरे पेड़ होना, स्वच्छता होना, सभी प्रकार के सुविधाएं होना, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी वहां होना। तो ये सभी जो है आदर्श गांव की पहचान होता है। उसी प्रकार से एक आदर्श गैस जो होता है सभी परिस्थितियों में लागू होता है और सभी परिस्थितियों में उसको रिएक्शन के लिए तैयार किया जाता है। तो इसी प्रकार से आदर्श गैस समीकरण है जिसकी व्युत्पत्ति करने के लिए परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम जो होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि यही जो दो नियम है इन्हीं के संयोजन से ये जो आदर्श गैस का समीकरण है उसको व्युत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि ये पात्र है गैस। हमने देखा है कि बॉयल के नियम में क्या होता है, तो उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। बॉयल के नियम में हम देखे हैं कि एक गैस होता है, पात्र में भरा हुआ रहता है और ये जो होता है ऊपर से यदि प्रेशर लगता है, ऊपर से प्रेशर लगता है और जो है यदि प्रेशर लगने से इसका जो आयतन है वो आयतन जो होता है कम हो जाता है। यानी कि अगर दाब लगता है और गैस के अणु जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। तो यदि गैस के अणु जैसे इस पात्र में भरा हुआ है, इस पात्र में भरा हुआ गैस के अणु, यदि ये गैस के अणु हैं जो दूर दूर थे, जैसे ही इस पर प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर लगता है, दाब लगता है, तो ये जो गैस के अणु हैं एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यही चार अणु जो है अब एक दूसरे के नजदीक आएगा। तो नजदीक आएगा तो अब ये पूरा जो जगह है वो अब इतने से जगह में सिमट जाएगा। तो ये आयतन जो हो गया क्या हो गया, कम हो गया। इस अणुओं के जो बीच के जो खाली जगह है वो अब कम हो गया, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, इनका जो आयतन है वो कम हो गया। तो इसलिए ये जो आयतन कम हुआ तब इसको कह रहे हैं बॉयल का नियम। तो अब हमने ये देख लिया है कि बॉयल के नियम में क्या होता है। बॉयल के नियम में होता है कि यदि ये जो प्रेशर था, ये प्रेशर लगा ऊपर और प्रेशर लगने से गैस के अणुओं के बीच का जो आयतन था यानी आयतन कम हुआ, तब इसे हम बॉयल का नियम कहे थे। और ये जो है दाब के लगने से आयतन में परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर जो है यानी ताप जो है वो स्थिर है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई ताप ऊपर की ओर नहीं दिया जा रहा है, यानी टेम्परेचर है वो स्थिर है। यदि हम इसको 50 डिग्री सेल्सियस अगर रख रहे हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पर ही दाब लग रहा है और 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही आयतन कम हो रहा है। तो टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो स्थिर है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, यानी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है तो दाब बढ़ा रहे हैं और आयतन कम हो रहा है। दाब बढ़ रहा है यानी प्रेशर बढ़ रहा है और जो वॉल्यूम है वो नीचे की ओर आ रहा है यानी कम हो रहा है। वॉल्यूम यानी आयतन कम हो रहा है। तो ये रहा बॉयल का नियम। अब हम देखते हैं कि ये जो चार्ल्स का नियम है उसके लिए भी समझ लेते हैं कि एक पात्र है जिसमें वही गैस के अणु भरे हुए हैं। अब इसमें क्या होगा, टेम्परेचर स्थिर नहीं होगा, इसमें आग दिया जाएगा, गर्म किया जाएगा पात्र को। जब ताप देंगे और आयतन यदि इसमें बढ़ जाता है, जायज है कि हम नीचे से गर्म करेंगे तो जो गैस के अणु है इसके अंदर भरा हुआ है गैस के अणु, वो क्या हो गया, एक दूसरे से और दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं। ये गैस के अणु जो नजदीक थे एक दूसरे के, वो गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इसके अंदर जाता है, ताप इसके गैस
गैस के अणुओं के बीच में जाता है तो वो ऊर्जा प्रदान करता है और गैस के जो अणु है एक इधर उधर गति करने लग जाता है और एक दूसरे से दूरी बनाने शुरू कर देते हैं। तो गैस के अणु जो है पात्र में जो है बहुत तेजी से गति करने लग जाते हैं, जिसके वजह से उनका आयतन जो होता है बढ़ जाता है और इस प्रकार से ताप लगने से गैस के अणु फूलने लगते हैं और जो पात्र है वह भी फूलने लगता है। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में भरा गैस है और यदि उसे गर्म करते हैं तो गैस के अणु जो होते हैं तेजी से गति करने लगते हैं और इस प्रकार से गुब्बारा जो है फूलने लगता है और फूलने के बाद अंत में फट जाता है। तो यही जो है चार्ल्स का नियम जो है उस गुब्बारे के फटने के पीछे लगता है, यानी चार्ल्स का नियम गुब्बारे में लगता है जब उसे गर्म किया जाता है। तब हमने अभी क्या देखा, बॉयल के नियम में दाब लगा, गैस के अणु जो है संकुचित हो गए और आयतन कम हो गया। तब बॉयल का नियम लगा वहां पर और यहाँ पर टेम्परेचर जो है परिवर्तित नहीं हो रहा था, लेकिन चार्ल्स के नियम में टेम्परेचर लगने से आयतन बढ़ा है। तब यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं चार्ल्स का नियम। और यहाँ पर जो है जो प्रेशर है, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर स्थिर है, प्रेशर जो है स्थिर है, ना प्रेशर बढ़ रहा है ना ही प्रेशर घट रहा है। तो प्रेशर का मतलब यह है कि ऊपर में एक ढक्कन लगा दिया गया है और वो ढक्कन पर जितना प्रेशर लगना चाहिए उतना ही लग रहा है और जैसे 1 वायुमंडलीय दाब लग रहा है तो उतना ही प्रेशर उस गैस के पात्र में लग रहा है और नीचे से बस हम टेम्परेचर दे रहे हैं। यानी यहाँ पर टेम्परेचर जो है परिवर्तित हो रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो आयतन जो है वो कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। जबकि बॉयल के नियम में क्या हुआ था, बॉयल के नियम में हमने देखा कि जो प्रेशर था वो हमारा बढ़ा रहे थे और जो वॉल्यूम था वो हम क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। तो ये अंतर है बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम में। तो अभी हमने देखा कि बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम क्या होता है। तो इस प्रकार से यदि इन्हीं दोनों ही नियमों को यदि हम जोड़ दें, ऐड कर दें, यानी एक में क्या होता है, दाब लगता है, आयतन कम होता है, दूसरे में क्या होता है, ताप लगता है, आयतन बढ़ता है। यदि दोनों नियमों को जोड़ दिया जाए तब हमें प्राप्त क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण। ये दोनों ही नियमों को जोड़ने के बाद हमें आदर्श गैस का समीकरण प्राप्त होता है। तो इसकी व्युत्पत्ति के लिए हम लेकर के चलते हैं कि बॉयल के नियम में क्या होता है। बॉयल के नियम का जो सूत्र होता है वो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। ये बॉयल के नियम में हमने देखा था। यानी वॉल्यूम जो होता है प्रेशर के विक्रमानुपाती होता है, यानी प्रेशर को बढ़ाते थे तो वॉल्यूम क्या होता था, कम होता था, दाब बढ़ाते थे तो आयतन कम होता था। अभी हमने देखा बॉयल के नियम में। अब चार्ल्स के नियम में क्या होता है, चार्ल्स के नियम में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो आयतन भी बढ़ता है। अब यदि इन दोनों नियमों को जोड़ें तो जोड़ने के बाद हम देखेंगे, एक इसके लिए हम एक समीकरण मान लेते हैं। चलो, बॉयल के नियम जो है समीकरण 1 है और जो चार्ल्स का नियम है समीकरण 2 है। तो आगे अब देखते हैं कि यहाँ पर समीकरण 2 और 3 जो था, 1 और 2 जो है उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यदि हम समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करते हैं, जोड़ने नहीं है, इसको क्या करना है, संयुक्त, प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ये है कि इसको संयुक्त कर दिए हैं, जोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। तो संयुक्त करने के लिए जो वॉल्यूम वाला था उसको हम संयुक्त करते हैं तो प्रोपोर्शनल टू T/P हो जाएगा। दोनों में क्या है, एक में 1/P था और एक में T था, तो दोनों को अगर संयुक्त करते हैं तो T/P, क्योंकि दोनों के ही लेफ्ट साइड में जो है वॉल्यूम था तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T/P। इसके बाद ये हमारा जो है संयुक्त हो गया। अब संयुक्त होने के बाद हम देखते हैं कि प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो इक्वल टू लगेगा, या बराबर लगता है तो बराबर लगता है। उसके बाद एक स्थिरांक k आता है, k आने के बाद जो T/P है वो वहीं का वहीं रहेगा। इसके बाद जो हमारा है PV/T, क्योंकि P को हम क्या किए हैं, स्थानांतरित किए हैं। यहाँ पर जो P था नीचे है तो इसको क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, और उसके बाद जो T है, यहाँ पर T है, उसको नीचे कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, ये वाला समीकरण ये प्राप्त हो जाएगा। तो जब ये प्राप्त होगा तो इक्वल टू स्थिरांक k हमारे पास रहेगा। तो जब k रहेगा तो अब हम जानते हैं कि ये जो
T1 टेम्परेचर लेते हैं, आगे की जो प्रक्रिया है उसके सॉल्व करने के लिए हम एक T1 टेम्परेचर लेते हैं, यानी T1 टेम्परेचर और जो ये टेम्परेचर हमने आग लगा दिया और इसमें एक आयतन है वॉल्यूम V1 है, यानी कि T1 टेम्परेचर पर यदि किसी गैस का आयतन V1 है और इसी प्रकार से T2 टेम्परेचर पर यदि किसी गैस का आयतन V2 है और दोनों में यानी V1 आयतन पर जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा P1 और जो V2 आयतन है उस पर जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा P2। तो हमने मान लिया है T1 टेम्परेचर, V1 वॉल्यूम और P1 प्रेशर। इसी प्रकार से T2 टेम्परेचर पर हमारा V2 वॉल्यूम है, आयतन है, और इसी वो V2 आयतन पर P2 जो है उस पर प्रेशर लग रहा है। तो ये हमने तीन चीज मान लिया है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं आदर्श गैस का जो अभी ये इक्वेशन प्राप्त हुआ है PV/T ये हमारे पास मिला है ये, तो इसी नियम के आधार पर ये इन लोगों को पुट अप करना है P1 और P2 के लिए। तब हमारे पास क्या बन जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू K। ये हमारे पास हो गया एक 1 के लिए एक 2 के लिए, यानी दो प्रेशर, दो वॉल्यूम और दो टेम्परेचर लग रहा है। तो आगे अब देखते हैं, ये हमारे पास प्राप्त हो जाने के बाद K जो रहेगा यानी एक स्थिरांक है K प्रोपोर्शनल टू N। ये हम जानते हैं कि जो N है, N जो है एक कॉमन नंबर है, तो इसके लिए K प्रोपोर्शनल टू N यानी कि अनुपातिक स्थिरांक K का मान गैस की मात्रा, गैस की जो मात्रा है उस पर निर्भर करता है। यानी गैस की मात्रा N है तो गैस की मात्रा N के ऊपर जो स्थिरांक K का मान है ये निर्भर करेगा, यानी ये N का जो मान है, N का मान उस पर K का मान निर्भर करेगा। तो एवोगैड्रो नियम से हमें मालूम है कि स्थिर ताप और दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। यानी ये अभी हमने क्या देखा है, एवोगैड्रो नियम से। एवोगैड्रो नियम से हम क्या जानते हैं कि जो स्थिर टेम्परेचर है और स्थिर दाब है, अगर टेम्परेचर स्थिर है और प्रेशर भी स्थिर है, यानी कि टेम्परेचर भी बदल नहीं रहा है और प्रेशर भी नहीं बदल रहा है, ये एवोगैड्रो नियम में देखा गया है। तो यदि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही स्थिर है, नहीं बदल रहा है, तो उस पर गैस की निश्चित मात्रा जो आयतन है, गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन रहेगा, यानी एक प्रकार से जो K है, और ये जो मोलों की संख्या है N इसके समानुपाती होगा। यानी मोलों की संख्या जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आयतन बढ़ता जाएगा। गैस के मोल जैसे जैसे इस पात्र में बढ़ता जाएगा तब जैसे वैसे वैसे जो होगा इसका जो आयतन है यहाँ पर वो भी बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए लिया गया है यहाँ एवोगैड्रो नियम के आधार पर K प्रोपोर्शनल टू N। आगे देखते हैं K प्रोपोर्शनल टू हटा दिए हैं, इक्वल टू लग गया, तो N R। R एक स्थिरांक है जिसको हम गैस स्थिरांक के नाम से जानते हैं। अब जब K इक्वल टू NR हमारे पास प्राप्त हो गया है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ पर तो K इक्वल टू NR प्राप्त हुआ है और हमारे पास जो K का मान है वो क्या है, ये है। तो K का मान PV अपॉन T है। तो इस प्रकार से हमारे पास K का जो मान है ये PV अपॉन T है। तो मान रखने पर हमारा जो मान आएगा वो होगा PV अपॉन T इक्वल टू ये जो N है और ये जो N R, क्योंकि जहां पर जो R का मान है वो रख दिए थे। तो इस प्रकार से PV इक्वल टू RT हमारा टोटल मान प्राप्त हो जाएगा, PV इक्वल टू RT। और चूंकि यहाँ पर N है तो N भी लगा देते हैं, तो PV इक्वल टू NRT ये जो है N मोल के लिए माना जाता है। गैस का जो समीकरण है, आदर्श गैस का समीकरण, ये N मोल के लिए, एक मोल में कितना होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये मोलों की संख्या एक मोल में होता है। यानी परमाणु होते हैं 6.023 गुणित 10 की घात 23, इतने अणु एक मोल में होते हैं। तो N मोल के लिए ये जो आदर्श गैस का समीकरण है इसे दिया जा रहा है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो आदर्श गैस समीकरण का है आखिर उसे कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है और इसका व्युत्पत्ति ही क्यों किया गया है। तो पहला जो हम देखते हैं वो है गैस का घनत्व और अणुभार ज्ञात करने में। गैस का घनत्व हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि आदर्श गैस समीकरण हमने देखा अभी PV इक्वल टू nRT है, nRT ये हमारे पास क्या था, गैस का जो समीकरण है ये था। अब यहाँ पर P का मान निकाल लो, P इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, वो V जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी N और ये R और ये T अपॉन ये V हो गया। तो P इक्वल टू nRT अपॉन V ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है। और चूंकि हम जानते हैं कि जो मोलों की संख्या N, इसका जो सूत्र होता है मोलों की संख्या N इक्वल टू होता है जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है, यानी M, ये पदार्थ का द्रव्यमान है M बटा मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M, ये होता है। तो n का मान हमारे पास है, इसलिए अब क्या करेंगे, जो P इक्वल टू हमारे पास प्राप्त हुआ था मान, तो उस मान को रखेंगे P इक्वल टू जो n का मान है वो रख देंगे, वो क्या है m स्मॉल m बटा कैपिटल M, और हमारे पास था R और ये अपॉन में था तो V, इस प्रकार से हो जाएगा। तो P इक्वल टू mRT अपॉन इस कैपिटल MV ये हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि ये जो M है यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस इतने का मान यानी कि स्मॉल m बटा V इतने का मान होता है रो, जिसे हम घनत्व से शो करते हैं, ये रो है। तो m अपॉन V इसका मान P रख देने पर हमारा जो मान होगा वो हो जाएगा कैपिटल P इक्वल टू जो रो है वो रो लिख देंगे, उसके बाद R T अपॉन कैपिटल M। तो P इक्वल टू रो RT अपॉन कैपिटल M ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहां से कैपिटल M को हम क्या कर देते हैं, इस ओर कर देते हैं, इस ओर अगर कर देने के बाद हमारे पास आ जाएगा P नीचे आ जाएगा, तो रो R T अपॉन जो कैपिटल P है वो अब इधर नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है कैपिटल M इक्वल टू रो RT अपॉन P, ये हमारे पास प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि अणुभार भी, ये अणुभार है, कैपिटल M क्या है, अणुभार है। तो अणुभार भी ज्ञात हो गया और घनत्व यानी कि ये रो भी ज्ञात हो जाता है इस आदर्श गैस समीकरण के माध्यम से। यानी कि ये जो पूरा समीकरण है हम ये कहां से लिए हैं, कहां से प्राप्त किए हैं, PV इक्वल टू जो nRT हमारे पास था ना वहां से यानी प्राप्त किए हैं। और ये जो है एक आदर्श गैस समीकरण है जिससे हम ये प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से ये पहला उपयोग था। दूसरा उपयोग हमारे पास होता है गैसीय आयतन को एनटीपी अथवा अन्य किसी दाब व ताप पर बदलने में। यहां पर मैं बता दूं एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये जो एनटीपी है इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी सामान्य ताप और दाब। तो गैसीय आयतन को नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर अन्य किसी टेम्परेचर प्रेशर पर बदलने में हम क्या करते हैं, इस गैस समीकरण का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग है वाष्प घनत्व ज्ञात करने में। जैसे रो है, रो हमारे पास समीकरण में आया है, तो उस रो के माध्यम से वाष्प घनत्व ज्ञात किया जा सकता है।
और किसी भी गैस के एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, विशिष्ट ताप दाब पर यदि हम किसी गैस का लेते हैं तब 11.2 लीटर की मात्रा उसके वाष्प घनत्व के बराबर होती है। ये जो है हमारे आदर्श गैस समीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि वाष्प घनत्व ज्ञात करने में तो किए हैं, और किसी भी गैस के एसटीपी पर 11.2 लीटर की मात्रा उसके वाष्प घनत्व के बराबर होती है, ये बोला जा रहा है। तो इससे ये उपयोग हो गया है, यानी कि वाष्प घनत्व के बराबर होती है बोल रहा है 11.2 लीटर की मात्रा, इसलिए उसका उपयोग वाष्प घनत्व में उपयोग किया गया है आदर्श गैस समीकरण का। चौथा जो उपयोग है वो है तुल्यांकी भार ज्ञात करने में। तुल्यांकी भार ज्ञात जो करते हैं उसका जो सूत्र होता है, जैसे कि हमारे पास अणु भार होता है, पहले क्या होता है अणु का भार ज्ञात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो एसिडिटी है या फिर बेसिसिटी है, एसिडिटी या बेसिसिटी को भाग करते हैं। जैसे कि हमारे पास यदि यहाँ पर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेसिसिटी ये देखते हैं, OH देखते हैं, तो क्या करते हैं जो अणुभार है इसका पूरे का अणुभार ज्ञात नहीं करने आता होगा तो उसे पुस्तक में देख लेना है। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम परमाणु के द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमानों को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद फिर OH कितने हैं, OH 1 है, तो जितना भी आया होगा उससे हम 1 से डिवाइड कर देंगे अणुभार को, तो तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास आदर्श गैस समीकरण का भी उपयोग अणुभार तुल्यांकी भार ज्ञात करने में किया जाता है।